हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। आज के इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र की पूर्ति को कवर करेंगे। अर्थशास्त्र में जो पूर्ति है उसको हम समझेंगे, मतलब कि व्हाट इज सप्लाई। अर्थशास्त्र में पूर्ति का क्या अर्थ है ये हम समझेंगे। इस वीडियो में आसान शब्दों में समझेंगे। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि अर्थशास्त्र में पूर्ति का क्या अर्थ होता है। पूर्ति को समझने से पहले एक बात ज़रूर समझना पड़ेगा कि अर्थशास्त्र में दो शक्तियाँ काम करती हैं जो पूरे अर्थशास्त्र को प्रभावित करती हैं, जिसमें से पहला है कंज्यूमर जो कि डिमांड करता है और दूसरा है प्रोड्यूसर जो कि सप्लाई करता है। इस तरह से अर्थशास्त्र में कुछ बेसिक सिद्धांत हैं, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम मांग और पूर्ति का सिद्धांत ही ले सकते हैं। जैसे जो मांग और पूर्ति है ये भी एक बेसिक सिद्धांत है हमारे अर्थशास्त्र का। आई होप आप लोग को इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पूर्ति की परिभाषा को समझते हैं और समझते हैं कि अर्थशास्त्र में आखिरकार पूर्ति यानी कि सप्लाई आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है अर्थव्यवस्था में। तो चलिए समझते हैं। सप्लाई यानी कि पूर्ति किसी वस्तु या सेवा की वह कुल मात्रा है जो किसी बाजार में उपभोक्ता के लिए उपलब्ध होती है, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं यह वह मात्रा है जिसे कोई उत्पादक किसी निश्चित समय पर बेचना चाहता है। या फिर यह भी कह सकते हैं सप्लाई किसी वस्तु की वह मात्रा है जो किसी निश्चित समय में निश्चित कीमत पर उपलब्ध होती है। आई होप आप लोग को परिभाषा बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, और जिन लोग को नहीं समझ में आई होगी आई थिंक वो लोग न्यू हैं। अच्छे समझने के लिए आप इससे पहले वाला वीडियो देखिए ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, क्योंकि उन पिछले वीडियोस में मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आगे वाले टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। चलिए अब हम इस परिभाषा को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए एक किसान है जो कि एक उत्पादक भी है और एक विक्रेता भी है। वह चावल का उत्पादन करता है। अब सप्लाई का मतलब यह है कि उसके पास जो चावल का भंडार है उसमें से वह कितनी मात्रा बेचने के लिए लेकर आता है, जो कि निर्भर करेगा उस खास समय में चावल की प्रचलित कीमत पर, किसान की लागत पर, उसके लाभ की प्रतिलाशा पर और उसके साथ साथ और भी चीज़ों पर निर्भर करता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो चावल के पूरा स्टॉक मतलब जो पूरा भंडार को सप्लाई के अंदर नहीं गिना जाना चाहिए, क्योंकि किसान द्वारा चावल की सप्लाई का मतलब है कि किसान एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर एक निश्चित मात्रा चावल की बेचना चाहता है, और वह जितनी मात्रा वह बेचना चाहता है उस तय समय में उस कीमत पर उसके पास मौजूद होती है। तो इसी प्रकार से पूरे स्टॉक को कभी भी सप्लाई नहीं समझना चाहिए और ना ही किसी समय सप्लाई को स्टॉक समझना चाहिए, क्योंकि सप्लाई किसी भी समय स्टॉक के बराबर तो हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, पर उससे अधिक नहीं हो सकती। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को अभी तक का वीडियो पूरा बहुत अच्छे समझ में आया होगा और आप लोग को समझने में आसानी हुई होगी आखिरकार अर्थशास्त्र के अंदर पूर्ति क्या है और उसका काम कैसे होता है। और जो उसका मैंने आपको एग्जांपल समझाया आई होप आपको वो भी बहुत हेल्प करा होगा समझने के लिए। तो चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं सप्लाई को, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। मतलब कि किसी वस्तु की सप्लाई किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, इसको हम लोग समझेंगे एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुड्स ऑन प्राइस। किसी वस्तु की सप्लाई अपनी खुद की कीमत पर निर्भर करती है। जब वस्तु की कीमत अधिक होती है तो उत्पादक वस्तु की अधिक से अधिक मात्रा बेचना चाहता है, और इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी वस्तु की कीमत और पूर्ति के बीच में समानता सीधा संबंध देखने को मिलता है। पर जैसे जैसे सप्लाई बढ़ने लगती है उस वस्तु की कीमत घटने लगती है, उसमें घटने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है हमें। अब अगला पॉइंट जिस पे वस्तु की पूर्ति निर्भर करती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, मतलब संबंधित वस्तु की कीमत।
जब दो ऐसी वस्तुएं जो लगभग एक समान हों और एक समान कीमत पर बाजार में उपलब्ध हों, ऐसे में यदि एक की कीमत बढ़ जाती है जबकि दूसरे वस्तु की कीमत स्थिर रहती है, तो जिस वस्तु की कीमत कम है उसके मांग में वृद्धि देखने को मिलेगी, और यदि उस वस्तु की पर्याप्त स्टॉक बाजार में नहीं है तो कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी यूज्ड, तकनीक का प्रयोग। जब तकनीक कुशल होती है तो उत्पादन सस्ता होगा, यदि तकनीक खराब होगी तो उत्पादन महंगा होगा, जो कि अंततः किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ इनपुट्स, रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, लैंड कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी उत्पादन में प्रयोग होने वाले साधनों की कीमत, जिसमें पहला है कच्चे माल की लागत, श्रम की लागत, भूमि पर लगान, फिर जो भी मशीनें हैं उनके मेंटेनेंस पर जो खर्चा होता है, और ये सब चीज़ें किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती हैं। अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ सप्लायर, सेलर एंड प्रोड्यूसर्स, यानी कि बाजार पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत काम कर रहा है, तो ऐसे में सप्लायर, सेलर और प्रोड्यूसर की बहुत अधिक मात्रा होगी, और फिर ऐसे में जो कीमत निर्धारित होती है वो ठीक ठाक कीमत होती है। पर यदि मान लीजिए कि कोई बाजार में सप्लायर, सेलर और प्रोड्यूसर कम है या फिर मोनोपोली है, तो ऐसे में यह उत्पादक किसी वस्तु की कृत्रिम स्टोरेज पैदा कर सकता है और इससे वह कीमत को प्रभावित कर सकता है। इसके साथ साथ जो सरकारी कर लगते हैं, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट टैक्सेस, सरकार जो कर यानी टैक्स लगाती है वह भी किसी वस्तु को प्रभावित करती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग सप्लायर, मतलब किसी वस्तु की सप्लाई किन किन चीज़ों पर निर्भर करती हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये बहुत मेन पॉइंट हैं, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छे से आप इसे कवर करिएगा। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड सेकंड, अब हम इस टॉपिक को आगे समझते हैं और अब हम लोग समझेंगे सप्लाई फंक्शन। तो फ्रेंड्स चलो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सप्लाई फंक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर सप्लाई फंक्शन है क्या। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि किसी वस्तु की पूर्ति और उसे इजाहिर करने वाले तत्वों को एक समीकरण में समझाया जा सकता है, जिसे हम सप्लाई फंक्शन भी कहते हैं। यहाँ स्क्रीन में मैंने इक्वेशन लिखी है जो सप्लाई फंक्शन का एक फॉर्मेट है। इक्वेशन एक फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन एंड आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें है QSX इक्वल्स टू फंक्शनल PX एंड P अदर गुड्स एंड P इनपुट्स, टेक्नोलॉजी, नंबर्स ऑफ सेलर्स, टैक्सेस एंड एसेट्रा। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि इस इक्वेशन में QSX इसका मतलब क्या है। तो चलिए समझते हैं। QSX का मतलब है X वस्तु की पूर्ति और निर्भर करती है PX यानी कि YX वस्तु की कीमत पर, यानी कि अपनी खुद की कीमत पर। एंड इसके बाद हम देखते हैं प्राइस इनपुट्स, टेक्नोलॉजी यूज्ड, नंबर ऑफ सेलर्स, टैक्स और इसी प्रकार की अन्य चीज़ें जो किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती है। पर अर्थशास्त्र में ये समानता मान लिया जाता है कि किसी निश्चित समय में वस्तु की अपनी कीमत के अलावा अन्य चीज़ों का उसकी पूर्ति पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है और वह समानता स्थिर ही रहती है, यानी कि कांस्टेंट रहती है। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि किसी वस्तु की पूर्ति को उस वस्तु की कीमत यानी कि QS इक्वल्स टू फंक्शनल X निर्धारित करती है। अब देखते हैं हम सप्लाई कर्व किस प्रकार का होता है, उसका शेप किस प्रकार का होता है। सप्लाई कर्व का शेप समानता नीचे से ऊपर, लेफ़्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं होता है, जो कि यह बताता है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है उसकी पूर्ति में वृद्धि की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। पर ऐसा नहीं होता है कि पूर्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सके। पूर्ति एक निश्चित समय में प्रायः स्थिर ही होती है, यानी
पूर्ति समय अवधि पर निर्भर करती है। शॉर्ट टर्म पीरियड में जो कि स्टॉक सीमित होता है, इसीलिए वस्तु की पूर्ति भी बहुत अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। और समानता सप्लाई कर्व का शेप इसी प्रकार का होता है, नीचे से ऊपर, लेफ़्ट टू राइट। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अर्थशास्त्र में सप्लाई कैसे काम करती है, हमारा अर्थशास्त्र में पूर्ति का अर्थ क्या होता है। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपके कोई डाउट्स हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको कोई कमी लग रही है तो वो भी मुझे समझाइएगा, बताइएगा। एंड अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।